अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर कैसे हैं आप सब बच्चे? ठीक हैं? अच्छा, आपका पेपर अब कंप्यूटर का है। नेक्स्ट स्टार्ट करें तैयारी। ये मॉडल पेपर जो है आपका कंप्यूटर साइंस का फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे ये है। इसका सलूशन मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर में समझाऊंगा। कॉन्सेप्ट्स को समझ के आपने एमसीक्यूज़ को देखने। ये आपका मॉडल पेपर है जी। फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इट इज़ फ्रॉम चैप्टर 1। पहले चैप्टर से क्वेश्चन है। प्रोसेस स्टेट डायग्राम हमने एक डिस्कस की थी, आपको याद होगा। पहले मैं वो प्रोसेस स्टेट डायग्राम आपको जल्दी से दिखा दूं, देन इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे आते हैं। ये प्रोसेस स्टेट डायग्राम है जी, पेज नंबर 18 पे। इटसेल्फ ये इंपॉर्टेंट है डायग्राम, पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। इसमें हमें ट्रांजिशंस का पता होना चाहिए कि आपके न्यू से प्रोग्राम आपका प्रोसेस रेडी स्टेट में आएगा, रेडी से रनिंग में जा सकते हैं। ठीक है जी, रनिंग से फिर रेडी में आ सकते हैं, देन रनिंग से ब्लॉक और ब्लॉक से रेडी। ये वैलिड ट्रांजिशंस हैं। और रनिंग से टर्मिनेटेड। अब आपका प्रोसेस ब्लॉक से रनिंग में डायरेक्ट नहीं जा सकता, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, ब्लॉक से डायरेक्टली रनिंग में ट्रांजिशन नहीं हो सकती। तो ये क्वेश्चन आपका जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ट्रांजिशन इज वैलिड। कौन सी स्टेट ट्रांजिशन वैलिड है ये बताना है आपने। तो वन बाय वन देखते हैं। रेडी टू ब्लॉक प्रोसेस जब आपका रेडी स्टेट में आ गया तो रेडी से वो ब्लॉक में नहीं जा सकता, रेडी से ब्लॉक में नहीं जा सकता, रेडी से रनिंग में जाएगा, तो ये तो वैलिड नहीं है। ब्लॉक टू रनिंग, अब आपका प्रोसेस ब्लॉक हो चुका तो ब्लॉक से डायरेक्ट रनिंग में नहीं जाएगा, ये भी वैलिड नहीं है। हमने वैलिड वाली ढूंढनी है। ठीक है, रनिंग टू रेडी, रनिंग से आपका प्रोसेस रेडी में आ सकता है, तो ये रनिंग टू रेडी ऑप्शन सी ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, टर्मिनेटेड टू रनिंग ये भी नहीं हो सकता, टर्मिनेट हो गया एक दफ़ा, अब वहाँ से दोबारा रनिंग में नहीं आएगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सी ट्रांजिशन स्टेट ट्रांजिशन वैलिड है, तो ऑप्शन सी जो है आपका इट इज़ करेक्ट ऑप्शन। प्रोसेस आपका रनिंग से रेडी में आ सकता है, रनिंग से रेडी में, ये वैलिड है। बाकी तमाम ट्रांजिशंस इनवैलिड हैं। सेकंड क्वेश्चन इज विच, ये भी फर्स्ट चैप्टर से है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमने डिस्कस की थी, उनमें से एक टाइप हमने डिस्कस की थी बैच प्रोसेसिंग। फर्स्ट टाइप है आपके बुक में। इसमें होता ये है कि हम एक जैसी ट्रांजेक्शन्स का एक ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप को फिर एग्जीक्यूट करवाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग हैज़ ग्रुप्ड ट्रांजेक्शन्स एग्जीक्यूटेड इन अ सीक्वेंस, यानी वो कौन सी टाइप है आपकी प्रोसेसिंग की जिसमें हम ट्रांजेक्शन्स का ग्रुप बना लेते हैं और फिर उन ट्रांजेक्शन्स को एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज बैच। बैच का लफ्जी मतलब भी ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ टास्क्स। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से समझ लें कि जैसे हमने एक नोटपैड को ओपन करना है, फिर उसके बाद सीक्वेंस में कैलकुलेटर को ओपन करना है, फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करना है। तो हम इन तीनों टास्क को इम्प्लीमेंट करने की थ्री कमांड्स लिख लेंगे और उसको हम नोटपैड में लिख के बैच फाइल के तौर पे सेव कर लेंगे। देन जब हम उस नोटपैड की फाइल को, बैच फाइल को, उस एक फाइल को रन करेंगे तो ये तीनों टास्क एक सीक्वेंस में परफॉर्म हो जाएंगे। यानी पहले नोटपैड ओपन हो जाएगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली कैलकुलेटर लॉन्च हो जाएगा, देन उसके बाद ऑटोमेटिकली वर्ड लॉन्च हो जाएगा। तो बैच के वर्ड से आपने याद रखना है, बैच का लफ्जी मतलब भी ग्रुप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जी। ये भी फर्स्ट चैप्टर से है। डॉस की कमांड्स आपकी बुक में गिवन है। डॉस का जो पैराग्राफ है उसके नीचे कमांड्स गिवन है, वहाँ से आपने उन कमांड्स को भी याद करना है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग डॉस कमांड्स, यानी कौन सी डॉस कमांड है जो यूज़ होती है कंटेंट्स को डिस्प्ले करवाने के लिए, आपकी डायरेक्टरी के जो कंटेंट्स हैं। मैं अगर आपको यहाँ पे इसका थोड़ा सा डेमो दे दूँ कमांड प्रॉम्प्ट पे, तो ये देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास dir कमांड है। dir, मैं इस वक्त सी ड्राइव में हूँ ना, तो जब मैं यहाँ पे dir लिख के एंटर प्रेस करूँगा तो मेरे पास सी ड्राइव की तमाम डिटेल आ जाएगी। यानी सी ड्राइव में कौन कौन से फोल्डर्स हैं, किस किस नाम से हैं, वो सारी डिटेल ये कमांड मुझे यहाँ पे दे देगी। तो ऑप्शन इज dir कमांड है, फर्स्ट ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन 4 जो है आपका ये सेकंड चैप्टर से है। इसमें हमने
टाइप्स पढ़ी थी इम्प्लीमेंटेशन की, फेज्ड, पैरेलल, डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, पायलट इम्प्लीमेंटेशन। क्वेश्चन पढ़ते हैं जी। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सिस्टम कन्वर्जन इन विच द ओल्ड सिस्टम इज डायरेक्टली रिप्लेस्ड बाय द न्यू वन। वो कौन सी कन्वर्जन है जिसमें आप पुराने सिस्टम को न्यू सिस्टम से रिप्लेस कर देते हैं और डायरेक्टली रिप्लेस कर देते हैं, दैट इज डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी। अच्छा, क्वेश्चन 5 पे अब आपने गौर करना है। ये आपका 3rd चैप्टर से है, ऑपरेटर का टॉपिक है ये, जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर वेरिएबल के बाद इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हो प्लस प्लस तो उसका अफेक्ट क्या होगा, और अगर प्लस प्लस ऑपरेटर वेरिएबल से पहले लगा दें हम तो उसका अफेक्ट क्या होगा। प्लस प्लस ऑपरेटर बाद में लगा हो ना तो याद रखें पहले उस वेरिएबल की वैल्यू, करंट वैल्यू, वो यूज हो जाती है और देन उसमें इंक्रीमेंट होता है। और अगर प्लस प्लस पहले लगा हो तो पहले उसमें इंक्रीमेंट होगा, देन इंक्रीमेंट के बाद जो वैल्यू बनेगी वो यूज होगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमारा रिकॉल हो गया। अब हम इस पे आते हैं क्वेश्चन पे। ए में 10 है जी, बी इक्वल है ए प्लस प्लस के, तो वो पूछ क्या रहा है जी, व्हाट विल बी द वैल्यू स्टोर्ड इन बी। बी में क्या स्टोर होगा जनाब। ए में 10 है, बी में हम क्या स्टोर कर रहे हैं, ए प्लस प्लस को स्टोर कर रहे हैं। बेसिकली ए के बाद प्लस प्लस है ना, तो होगा ये कि ए की करंट वैल्यू जो कि 10 है ये पहले बी में स्टोर होगी, यानी ए की वैल्यू करंट 10 बी में स्टोर हो जाएगी, यानी बी में भी 10 आ जाएगा। देन ए में प्लस प्लस होगा तो ए में 11 हो जाएगा। हमें ऐसे गर्ज नहीं है, हमने बताना है कि बी में क्या स्टोर होगा, तो बी में वही स्टोर होगा जो ए में है। तो ए में 10 है तो बी में भी 10 आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज दिस, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन 10। नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर 4 से है, लूपिंग स्टेटमेंट से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रांसफर्स द कंट्रोल टू द स्टार्ट ऑफ लूप बॉडी। ये आपके चैप्टर 4 के नोट्स में टॉपिक गिवन है, शॉर्ट क्वेश्चन में कंटिन्यू स्टेटमेंट पे नोट है, इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा कि कंटिन्यू स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है जो आपके कंट्रोल को लूप की बॉडी के स्टार्ट में ले आती है। ठीक है जी, कंटिन्यू स्टेटमेंट ऑप्शन बी। क्वेश्चन 7 तवज्जो से समझना है आपने। इट इज़ फ्रॉम चैप्टर 5, एरेज का चैप्टर है, जिसमें हमने कहा था कि एरे की किसी भी लोकेशन को, लेट्स से अगर हमने लोकेशन नंबर 7 को एक्सेस करना है तो एरे का एड्रेस बनेगा ए ऑफ 6, क्योंकि एरे जो है हमारा वो हमने पढ़ा था कि उसका इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो 7वीं लोकेशन का इंडेक्स 6 होगा। ठीक है, 9th लोकेशन का इंडेक्स 8 होगा, और अगर एरे का नेम ए है तो उसका एड्रेस ए ऑफ 9 या ए ऑफ 6 होगा। अब क्वेश्चन क्या है, इफ़ एक्स इक्वल 5, एक्स में 5 स्टोर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सेस द 7th एलिमेंट स्टोर्ड इन एन एरे ए। एरे ए में स्टोर्ड 7th एलिमेंट को हमने एक्सेस करना है। अब 7वें एलिमेंट को एक्सेस करने का एड्रेस क्या बनेगा, ए ऑफ 6। ठीक है जी, ए ऑफ 6। अब देखिए कौन सी एक्सप्रेशन है जो ए ऑफ 6 बना रही है। ये सी वाली तो बिल्कुल नहीं, ये तो है ही ए ऑफ 7। ये भी नहीं हो सकती, ये ए ऑफ 5 बनेगा क्योंकि एक्स 5 है। अब इन दो एक्सप्रेशन में हमारे पास टाई बन गया। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ए ऑफ एक्स प्लस प्लस लिखा हुआ है, रिकॉल डैट के प्लस प्लस बाद में लगा हुआ है, तो एक्स की वैल्यू 5 ही यूज होगी, तो ये ए ऑफ 5 ही बनेगा। ये भी नहीं हो सकता, 7वें एलिमेंट का एड्रेस ए ऑफ 5 तो नहीं हो सकता ना, ए ऑफ 6 होगा। तो एक्सप्रेशन ये बची हमारे पास, 7वें एलिमेंट का एड्रेस ए ऑफ 6 जिससे बनेगा ऑप्शन बी से। कैसे, ए ऑफ प्लस प्लस एक्स, एक्स में 5 है तो प्लस प्लस एक्स से एक्स की वैल्यू 6 हो जाएगी, देन वो 6 इसमें ए के अंदर यूज होगा, तो ये बनेगा ए ऑफ 6। ये एक्सप्रेशन हमारे पास 7वें एलिमेंट का एड्रेस प्रोड्यूस करेगी, डेट इज ए ऑफ 6। ठीक है जी, करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इट इज़ अबाउट फंक्शंस, चैप्टर 6 से ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। द फिनोमेना ऑफ हैविंग 2 और मोर फंक्शंस। हाँ जी, प्रोग्राम में अगर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शंस आ जाएं जिनका नाम सेम हो लेकिन पैरामीटर्स की टाइप या उसकी तादाद डिफरेंट हो, तो उस फिनोमेना को हमने पढ़ा था, क्या कहते हैं, डैट फिनोमेना इज कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। याद आया जी, ऑप्शन सी। अगर आपके प्रोग्राम में 2 या 3 फंक्शंस हों, 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शंस इस तरह से हों जिनका नाम सेम हो, ठीक है, और लेकिन उनकी पैरामीटर्स की तादाद डिफरेंट हो या उसकी टाइप डिफरेंट हो,
तो इस फिनोमेना को लैंग्वेज में हम कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम पॉइंटर चैप्टर नंबर 7। द डी रेफरेंस ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय, दो ऑपरेटर्स हमने इसमें पढ़े थे, एक रेफरेंस ऑपरेटर और एक डी रेफरेंस। रेफरेंस ऑपरेटर हम इस ऑपरेटर को कॉल करते हैं, ये जो एड्रेस ऑपरेटर है, क्योंकि इसके ज़रिए हम किसी वेरिएबल का एड्रेस एक्सेस कर रहे होते हैं, उसको रेफर कर रहे होते हैं। और डी रेफरेंस ऑपरेटर स्टैटिक है। दो ऑपरेटर्स याद रखिएगा चैप्टर 7 में, रेफरेंस ऑपरेटर, एड्रेस ऑपरेटर, और डी रेफरेंस ऑपरेटर दिस स्टार। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। विच क्वेश्चन नंबर 10 जो है, इट इज आल्सो फ्रॉम चैप्टर 7 पॉइंटर्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल टेम्प। टेम्प एक वेरिएबल है, उसके एड्रेस को कौन सी एक्सप्रेशन इंडिकेट करेगी? तो ऑप्शन इज बी, एड्रेस ऑफ टेम्प। किसी भी वेरिएबल का एड्रेस, उसके लिए हम लिखते होते हैं एड्रेस एंड ऑपरेटर, ये जो आपका एड्रेस ऑपरेटर है, और साथ उस वेरिएबल का नेम। तो दिस ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, इट इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 8 क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। इसमें हमने कुछ एक्सेस स्पेसिफायर्स पढ़े थे, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। तो डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर जो होता है क्लास के अंदर, डेट इज़ प्राइवेट, ये आपने याद रखना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर ऑफ C++ क्लास? ऑप्शन इज प्राइवेट। क्वेश्चन नेक्स्ट जो है आपका, इट इज़ आल्सो फ्रॉम चैप्टर 8 क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, क्लास के अंदर इंफॉर्मेशन को हाइड करना ताकि वो इन्फॉर्मेशन बाहर एक्सेस ना हो सके, इसको हम फिनोमेना को हम कहते हैं एनकैप्सुलेशन या डाटा हाइडिंग। ये छोटा सा टॉपिक है, आपके चैप्टर 8 के नोट्स में भी गिवन है, डाटा इनकैप्सुलेशन या डाटा हाइडिंग, जिसमें हम ये 3 कीवर्ड्स यूज़ करते हैं, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। क्लास के अंदर प्राइवेट एरिया में जो कुछ भी लिखा होगा ना, याद रखें वो बाहर एक्सेस नहीं हो सकता, टोटली हाइडेड है वो, ठीक है, प्रोटेक्टेड है। तो फिलहाल तो क्वेश्चन ये है कि एबिलिटी ऑफ क्लास टू हाइड द इन्फॉर्मेशन को हाइड करने की जो एबिलिटी है क्लास की, उसको हम क्या कहेंगे? डेट इज कॉल्ड डाटा हाइडिंग और इनकैप्सुलेशन, याद रखिएगा, इनकैप्सुलेशन और डाटा हाइडिंग। क्वेश्चन 13 इज आल्सो फ्रॉम चैप्टर 8 क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस इनहेरिट्स द बेस क्लास? अब वो क्लास जो बेस क्लास से हम इनहेरिट करते हैं, ये इनहेरिटेंस का टॉपिक हमने पढ़ा था 8 में, चैप्टर 8 में, जिसमें हम एक क्लास को दूसरी क्लास से इनहेरिट करते हैं। जिस क्लास को इनहेरिट किया जाता है उसको हम चाइल्ड क्लास कहते हैं, याद रखिएगा, ऑप्शन इज डी। और जिस क्लास से इनहेरिट किया जाता है उसको पेरेंट क्लास कहते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। जिस क्लास को इनहेरिट किया जाएगा वो चाइल्ड क्लास कहलाएगी, और जिससे इनहेरिट किया जाएगा वो पेरेंट क्लास कहलाएगी। क्वेश्चन 14, आइडेंटिफाई द हेडर फाइल नीडेड टू रीड राइट। इट इज़ फ्रॉम चैप्टर 9 लास्ट चैप्टर, फाइल हैंडलिंग, जिसमें हमने कहा था कि 3 हमारे पास क्लासेस हैं, OF स्ट्रीम, आउटपुट फाइल स्ट्रीम, IF स्ट्रीम, इनपुट फाइल स्ट्रीम, और F स्ट्रीम यानी फाइल स्ट्रीम। ये थोड़ा टॉपिक रिकॉल कर लें। अगर हमने फाइल पे सिर्फ राइट करना हो तो OF स्ट्रीम क्लास चाहिए, अगर फाइल से सिर्फ रीड करना हो तो IF स्ट्रीम क्लास चाहिए, रीड करना हो सिर्फ। बट अगर रीड भी करना है, राइट भी करना है, दोनों काम करने हैं, तो फिर हमें F स्ट्रीम क्लास चाहिए। तो F स्ट्रीम इज द करेक्ट ऑप्शन, फाइल स्ट्रीम। लास्ट क्वेश्चन 15 इज आल्सो फ्रॉम चैप्टर 9। किस फंक्शन के जरिए हम फाइल पे सिंगल कैरेक्टर राइट कर सकते हैं? विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज्ड टू राइट अ सिंगल कैरेक्टर टू अ फाइल? तो डेट इज पुट फंक्शन, PUT, पुट, ऑप्शन नंबर सी। लें जी, MCQs इनके रेडी करें। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसी पेपर के शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और उससे नेक्स्ट लेक्चर में इस पेपर के लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस होंगे।